नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। टाइम्स ऑफ भारत का मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय लेकर हाजिर हूं। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। संवैधानिक पद पर नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सम्मेलन। अमित शाह करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे अध्यक्षता। पेगासस जासूसी मामले में आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। आरपीएससी और आरएएस प्री एग्जाम 2021 की परीक्षा आज। अजमेर संभाग के 3 जिलों में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक। नकल गिरोह पर लगाम लगाने की कोशिश। दिल्ली सरकार का आज से पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान। पटाखों के खिलाफ दिल्ली वासियों में जागरूकता फैलाना है मकसद। पाकिस्तान का फिर से जम्मू कश्मीर एजेंडा शुरू। आज ब्लैक डे मनाने के लिए दुनिया भर में अपने दूतावासों को प्रदर्शन करने का दिया आदेश। पाकिस्तान ने अपने दूतावासों को भेजे स्पेशल फंड्स। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कर सकते हैं नई पार्टी बनाने का ऐलान। चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली आने का भी है कैप्टन का प्लान। लालू यादव भी उपचुनाव में करेंगे प्रचार। आज तारापुर के ईदगाह मैदान में लालू यादव की चुनावी सभा। आरजेडी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। लालू यादव के विसर्जन वाले बयान पर नीतीश कुमार का पलटवार। कहा, मुझे गोली ही मरवा दें, सबसे अच्छा होगा और हम कुछ नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश बीजेपी के 4 नए विधान परिषद सदस्यों का शपथ समारोह आज होने वाला है। सीएम योगी भी समारोह में रहेंगे मौजूद। विधानसभा के टंडन हॉल में शपथ समारोह होगा। योगी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पीएम मोदी को बताया भगवान का स्वरूप। हरदोई में अमृत महोत्सव के दौरान स्वच्छ भारत गोष्ठी को संबोधित करते हुए दिया बयान। मुंबई के ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े समेत कई अधिकारियों से मुंबई में आज विजिलेंस की टीम पूछताछ करेगी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह समेत 5 अधिकारियों की टीम मुंबई में पूछताछ करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। मंगलवार को अदालत में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने जोरदार दलीलें दी। नवाब मलिक ने की महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात। कहा, सीएम लिखेंगे पीएम को खत। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, सीएम को सबूतों के साथ उनकी जानकारी दी है। नौसेना जासूसी मामले में गोधरा से गिरफ्तार हुआ एक शख्स। आंध्र प्रदेश और गुजरात पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर दबोचा। टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का असर। रेप का आरोपी कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा करण मोरवाल गिरफ्तार। पीड़िता ने टाइम्स नाउ नव भारत का जताया आभार। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में लोग दिखा रहे हैं सुस्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर की आज बुलाई बैठक। दिल्ली में डेंगू के मामले 1000 के पार। 2018 के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मिले। सरकार ने चलाया खास सतर्कता अभियान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी पर केंद्र का निर्देश। जल्द करें समीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पश्चिम बंगाल सरकार को भेजी चिट्ठी। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में डेंगू पीड़ित मरीजों की भरमार। अब तक यूपी में 14,500 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित। मुरादाबाद में डेंगू से हालात हुए बेकाबू। अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज भर्ती। सीएमओ ने भी माना हालात भयावह हैं। ईरान ने आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर बुलाई अहम बैठक। तालिबान को नहीं दिया न्योता। पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस बैठक में होंगे शामिल। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी इस्लाम छोड़कर स्वीकारेंगी हिंदू धर्म। पारंपरिक समारोह का होगा आयोजन। हैती में ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। लगातार बढ़ रहे क्राइम, हिंसा और अपहरण को लेकर हैती के लोग परेशान। ला पाल्मा ज्वालामुखी से तेजी से निकल रहा लावा। अधिकारियों का अनुमान ज्वालामुखी से निकल रहा लावा कई इलाकों को चपेट में ले सकता है। और टाइम्स ऑफ भारत की पाकिस्तान में बेल्जियम एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट एक्सेस किया है। बताते हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी एक साजिश है जिसका खुलासा टाइम्स ऑफ भारत ने किया है। साजिश का टूल किट जिसमें एक प्लान है।
जी हाँ, साजिश का टूल किट देखिए, प्लान 27 अक्टूबर यानी कि आज को लेकर है। आज को लेकर इसमें प्लान इसीलिए है क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना कश्मीर को आजाद करवाने के लिए श्रीनगर पहुंची थी और भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कबालियों को मार गिराया था। तभी से पाकिस्तान के लिए 27 अक्टूबर ब्लैक डे है और इस बार इस ब्लैक डे को मनाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपने दूतावास के जरिए एक भारी भरकम फंड और साजिश का प्लान बनाकर भेजा है। साजिश के इस टूल किट में क्या क्या है जरा देखिए। साजिश के इस टूल किट में इसका जिक्र है 22 अक्टूबर को ब्रसेल्स में पाकिस्तान के दूतावास को इस साजिश का टूल किट पहुंचा, जिसका रिप्लाई वहां की दूतावास ने भी किया, जिसमें 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने का जिक्र है। इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या भेजा गया है और उसके बदले दूतावास ने अपनी तरफ से बाकायदा प्लान भी भेजा है, जिसमें जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सामग्री बांटने का भी जिक्र है। उल्लंघन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन फर्जी तस्वीर बनाओ और दुनिया भर में बांटो। बेल्जियम की मीडिया में फर्जी आर्टिकल बांटना, यूरोपीय कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कैंप, ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास के सामने प्रोटेस्ट, कश्मीर पर सेमिनार का आयोजन करना, ये वो तमाम बातें हैं जो कि इस टूल किट में शामिल की गई है। सबसे खास बात, लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत तरीके से करना। ऐसा ही संदेश पाकिस्तान की सरकार ने नैरोबी में अपने दूतावास को भी भेजा और वहां से भी दूतावास ने इसका रिप्लाई किया है। टाइम्स ऑफ भारत ने इस रिप्लाई को एक्सेस किया, जिसमें 27 अक्टूबर यानी कि आज ब्लैक डे मनाने की तैयारी का पूरा जिक्र है। इसमें पाकिस्तानी नेताओं के भाषण, कश्मीर पर उनकी स्पीच को वायरल करना भी है। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। आर्यन खान से जुड़ी वसूली के आरोपों के मामले में आज उनमें पूछताछ, अब उनसे पूछताछ होगी। समीर वानखेड़े से विजिलेंस के अधिकारी पूछताछ करेंगे। वानखेड़े के अलावा टीम के कई बाकी सदस्य ऐसे हैं और गवाह ऐसे हैं जो प्रभाकर से भी एक तरह से कहा जाए पूछताछ होगी। और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर लगाए गए अपने आरोपों को एक बार फिर से दोहराया है, जिसका जवाब इस बार वानखेड़े की पत्नी ने दिया है। आर्यन खान केस में 25 करोड़ की डील को लेकर आज एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से पूछताछ होगी। समीर वानखेड़े से विजिलेंस की टीम सवाल जवाब करेगी, जिसमें ज्ञानेश्वर सिंह समेत 5 अधिकारी मौजूद रहेंगे। ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी में डीडीजी हैं और वानखेड़े केस के चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं। इस बीच नवाब मलिक ने ट्वीट कर दावा किया है कि वो इस मामले में आज और एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इससे पहले नवाब मलिक ने एक बेनामी चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने आर्यन ड्रग्स केस के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत नवाब मलिक द्वारा जारी की गई चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं नवाब मलिक ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें नंबर 24 में दावा किया गया है, समीर वानखेड़े को सर्च या ऑपरेशन के दौरान कोई बॉलीवुड या मॉडल या सेलिब्रिटी मिलना चाहिए तो वो उसे जबरदस्ती ड्रग अपने पास से रखकर केस बना देता है। इस मामले में ये भी हुआ है। समीर पिछले 1 माह से बीजेपी के दोनों कार्यकर्ताओं केपी गोसावी और मनीष भानुशाली के संपर्क में है और क्रूज से जितने भी आदमी पकड़े गए थे उन्हें एनसीबी ऑफिस लाया गया है। सारे पंचनामे एनसीबी के ऑफिस में बैठकर बनाए गए हैं। एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है। उसमें क्या क्या बताया गया? नहीं, उसमें किस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी
उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीजों का खुलासा होगा। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का परिवार बचाव में सामने आया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक के आरोपों को खारिज किया है। ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। अनाम चिट्ठी का हवाला देते हुए नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े आदतन लोगों को ड्रग्स प्लांट करके केस में फंसा देते हैं। चिट्ठी के पॉइंट 25 में लिखा है कि एनसीबी गोवा में प्रसाद वादके के घर 17 ग्राम LSD सिपाही रेड्डी ने रखकर नकली केस बनाकर जेल भेजा। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। कम से कम जो एजेंसी है उस पर जो सवाल उठ रहे थे, इस जांच से वो साफ होंगे। नवाब मलिक को समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने चुनौती दी और उन्होंने कहा कि सबूत हैं तो सामने लेकर आएं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। आर्यन खान ड्रग्स केस अब नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े के बीच की लड़ाई बन चुका है। पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर समीर वानखेड़े के खिलाफ गवाह प्रभाकर सेल का बयान और अब नवाब मलिक की जारी की गई अनाम चिट्ठी से समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वहीं कल एक बार फिर से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से बाहर नहीं निकल पाए। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई आज के लिए टाल दी गई। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के वकीलों ने जमानत के लिए जोरदार पैरवी की, जोरदार दलीलें रखी, लेकिन फिर भी राहत कल तो नहीं मिल सकी। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन पर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया। कोर्ट में क्या दलीलें रखी गई, इस पर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी। शाहरुख खान को उम्मीद तो पूरी रही होगी कि कल कोर्ट से बेटे आर्यन खान को राहत मिल जाएगी, लेकिन तमाम वरिष्ठ वकीलों की मौजूदगी के बावजूद ये हो न सका। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. बॉम्बे हाई कोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की पैरवी की। जमानत की मांग करते हुए मुकुल रोहतगी ने जोरदार दलीलें दी। उन्होंने कहा कि आर्यन खान क्रूज पार्टी में बतौर स्पेशल गेस्ट मौजूद थे, यानी पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं की थी। दूसरी बड़ी दलील यह है कि आर्यन के पास से ड्रग्स की कोई रिकवरी नहीं हुई है और न ही हिरासत में लिए जाने के बाद मेडिकल टेस्ट हुआ है। आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स जरूर मिली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कॉन्शियस पोजीशन है। ये केस सिर्फ 6 ग्राम का था, मतलब स्मॉल क्वांटिटी का है। क्रूज पार्टी से जुड़ा कोई भी चैट एनसीबी को नहीं मिला है। आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज का दूसरे 20 आरोपियों से कोई संबंध भी नहीं है। इसके साथ ही बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप चैट कई महीने पुराने हैं, जिसका मौजूदा केस से कोई संबंध नहीं है। एनसीबी के पास आर्यन के ड्रग्स रैकेट के आर्थिक लेन देन का भी कोई सबूत नहीं है, यानी बिना सबूत आर्यन खान को जेल में नहीं रखा जा सकता। का फिक्स हियरिंग रखा हुआ है सेकंड हाफ में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी ऑर्डर्स है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो फ्राइडे से पहले आ जाए, ऐसी उम्मीद है हमें पूरी। अम्ब्रेला की जो बिल्कुल ये जो बात की गई है कि सबको एक सेक्शन में इन्वोक करने के लिए सेक्शन 29 इन्वोक किया और सबके ऊपर इन्वोक किया है। इनफैक्ट उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई है कौन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप अगर कॉन्स्पिरेसी बोलते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सब इक्वली कनेक्टेड है। यहाँ पे जब कितने लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फिर वो कनेक्टेड कैसे होंगे। उधर एनसीबी ने पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध करने का ऐलान कर दिया था। हाई कोर्ट में एनसीबी ने कहा है
आर्यन के ड्रग्स चैट गंभीर हैं और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन वाले हैं। आरोपी से ड्रग ट्रैफिकिंग पर जानकारी मिल सकती है। चैट में ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने और उसके सेवन की बातें कही गई है। आर्यन के वकीलों ने प्रभाकर सेल के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। हलफनामा दायर करते हुए कहा गया है कि आर्यन खान का प्रभाकर सेल से कोई संबंध नहीं है। उधर मुंबई ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। अब आर्यन का क्या होगा, इस पर एक बार सबकी नजरें फिर टिकी हुई हैं। अरुणिल और शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में तमाम दलीलें रखी। वो क्या क्या दलीलें थी, आइए जरा हम आपको बताते हैं। दरअसल जब आर्यन खान को लेकर जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, आर्यन खान की तरफ से जो दलीलें रखी गई उसमें मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान क्रूज पार्टी में बतौर स्पेशल गेस्ट थे, यानी कि पार्टी उन्होंने नहीं ऑर्गेनाइज की थी, वो ऑर्गेनाइजर नहीं थे। आर्यन के पास से ड्रग्स की कोई भी रिकवरी नहीं हुई है और ना ही हिरासत में लिए जाने के बाद में कोई भी मेडिकल टेस्ट हुआ। आर्यन के 2 सरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स जरूर मिली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो कॉन्शियस पोजीशन में है। ये केस सिर्फ 6 ग्राम का था, मतलब स्मॉल क्वांटिटी का। क्रूज पार्टी से जुड़ा कोई भी चैट एनसीबी को नहीं मिला है। रिकवर किए गए व्हाट्सएप चैट का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। आर्यन खान और उनके 2 सरबाज का दूसरे 20 आरोपियों से कोई भी संबंध नहीं है। ये दलीलें मुकुल रोहतगी की तरफ से कोर्ट में रखी गई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट में आज दोबारा होगी। ये कहा जाए आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई बहाल होगी। कल की सुनवाई आज कंटिन्यू रखी जाएगी। वहीं अगर एनसीबी की बात करें तो एनसीबी की तरफ से कोर्ट में जो दलील दी गई उसमें कहा गया कि आर्यन के ड्रग्स चार्ट बेहद गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स कनेक्शन वाले हैं। आरोपी से ड्रग ट्रैफिकिंग पर जानकारी मिल सकती है। चार्ट में ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने और सेवन की बातें हैं। ये एनसीबी की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई। वहीं अगर हम मुकुल रोहतगी की बात करें तो मुकुल रोहतगी की तरफ से जो अभी तक जो जानकारी ये है कि जो दलीलें रखी गई उसमें स्पष्ट किया गया कि जो चैट है उसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। चैट में खास तौर से ड्रग्स पार्टी को लेकर कोई अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। आइए अब जरा ये भी बताते हैं कि आर्यन खान मामले में अभी तक क्या क्या हुआ। दरअसल 2 अक्टूबर को जब छापा पड़ा क्रूज पर तब हिरासत में लिया गया था आर्यन खान को। 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी कर ली गई और उसके बाद में कहा जाए एक नया मोड़ इस पूरे मामले ने ले लिया। 4 अक्टूबर को रिमांड पर आर्यन खान को भेजा गया। इसके अलावा 6 अक्टूबर को रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई। पहले 2 दिन की रिमांड थी, फिर उसे बढ़ाया गया। फिर 7 अक्टूबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। 8 अक्टूबर की बात करें तो जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। 11 अक्टूबर को अगर बात की जाए तो एनसीबी ने कोई भी जवाब पेश नहीं किया। 12 अक्टूबर पर को एक बार फिर से जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन उस समय भी 13 अक्टूबर तक जमानत पर सुनवाई टल गई। उसके बाद लगातार कई बार इसी तरह से याचिका दायर की जाती रही। जमानत पर फैसला 14 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन 20 अक्टूबर को जमानत खारिज कर दी गई। अब 26 अक्टूबर को यानी कि कल एक बार फिर से इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक जो सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसके बाद में रुक किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट में अब सुनवाई समय जो है उसको लेकर अब आज एक बार फिर से सुनवाई इस पूरे मसले पर की जाएगी। और अब देखिए आपके राज्यों की बड़ी खबरें। बिहार में उपचुनाव के करीब आते ही सियासी बयानों का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। लालू यादव ने कहा था कि 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वो प्रचार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एनडीए और नीतीश कुमार का विसर्जन हो सके। इस मामले को लेकर अब नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर लालू चाहें तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते।
6 साल बाद आज लालू प्रसाद यादव तारापुर के ईदगाह मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए और आरजेडी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। आज सुबह 11:30 बजे लालू प्रसाद यादव की सभा होगी। लालू प्रसाद का हेलीकॉप्टर ईदगाह मैदान में ही उतरेगा। राजस्थान में थानों में मंदिर और पूजा स्थल बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एक नया फरमान जारी कर पुलिस कार्यालय परिसर, थाना और चौकी में धार्मिक एवं पूजा स्थल नहीं बनाने का सर्कुलर जारी किया है। इसको लेकर बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। अपमान है हिंदू समाज का कि धार्मिक जो पवित्र स्थान है उनको हटाने का सरकार निर्देश दे। मेरे को लगता है एडीजी के लेवल का एक काम नहीं है। ये सरकार की अप्रूवल से, यानी गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं जिनके अप्रूवल के बाद ही ये तुगलकी आदेश दिए हैं। एक तरफ बीजेपी इस आदेश को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर बयान आया है। कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सरकारों का धर्मनिरपेक्ष होना जरूरी है। देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के नुकसान को बताने के लिए दिल्ली सरकार जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। आज दिल्ली सरकार पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान शुरू करेगी। सरकार अभियान के जरिए पटाखों को जलाने से लोगों को रोकेगी और लोगों को दिवाली का त्योहार दिए के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और पटाखों की खरीद बिक्री की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस 15 केंद्रीय टीम बनाएगी, जिसमें करीब 157 सदस्य होंगे। पुलिस के साथ 33 एसडीएम के नेतृत्व में भी टीमों का गठन किया जाएगा, जो दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में पटाखों का भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। डीपीसीसी ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री और इन्हें जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। प्रतिबंध के बावजूद सरकार के पास कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि पटाखों की बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीमें पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने का काम करेंगी। एक टीम में 5 से 7 सदस्य होंगे जो जिला स्तर पर पूरे अभियान का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा 157 थानों के स्तर पर भी 2-2 लोगों की टीमें बनेंगी। थानों के स्तर पर पटाखों की खरीद बिक्री की जांच की जाएगी। जिला स्तरीय टीमें जहां पर पटाखों की बिक्री होती है वहां पर पेट्रोलिंग का काम करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ऐलान किया कि उनकी सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब दिल्ली वासियों को अयोध्या के भी निशुल्क दर्शन कराएगी। केजरीवाल ने कल अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर और राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल जाकर दर्शन किए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चला रहे हैं। इसके तहत हम दिल्ली के लोगों को वैष्णो देवी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा और वृंदावन समेत कई तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराते हैं। अब हम दिल्ली वासियों को अयोध्या के भी मुफ्त दर्शन कराएंगे। दिल्ली वालों को मुफ्त में अयोध्या के दर्शन कराने की योजना के सिलसिले में आज दिल्ली सरकार की विशेष कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस फैसले पर मुहर लगाई जाएगी। और न्यूज उदय में यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, लेकिन देश दुनिया की हर खबर ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुसीबत बढ़ गई है। आर्यन खान से जुड़े जो वसूली के आरोप हैं उनको लेकर आज उनसे पूछताछ की जानी है। समीर वानखेड़े से विजिलेंस के अधिकारी आज पूछताछ करेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने वानखेड़े पर लगाए अपने सभी आरोपों को एक बार फिर दोहराया है, जिसका जवाब इस बार वानखेड़े की पत्नी ने दिया है। आर्यन खान केस में 25 करोड़ की डील को लेकर आज एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से पूछताछ होगी। समीर वानखेड़े से विजिलेंस की टीम सवाल जवाब करेगी, जिसमें ज्ञानेश्वर सिंह समेत 5 अधिकारी मौजूद रहेंगे। ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी में डीडीजी हैं और वानखेड़े केस के चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं। इस बीच नवाब मलिक ने ट्वीट कर दावा किया है कि वो इस मामले में आज और एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इससे पहले नवाब मलिक ने एक बेनामी चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने आर्यन ड्रग्स केस के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत नवाब मलिक द्वारा जारी की गई चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं नवाब मलिक ने जो चिट्ठी जारी की है उसमें नंबर 24 में दावा किया गया है, समीर वानखेड़े को सर्च या ऑपरेशन के दौरान कोई बॉलीवुड या मॉडल या सेलिब्रिटी मिलना चाहिए
तो वो उसे जबरदस्ती ड्रग अपने पास से रखकर केस बना देता है। इस मामले में ये भी हुआ है। समीर पिछले 1 माह से बीजेपी के दोनों कार्यकर्ताओं केपी गोसावी और मनीष भानुशाली के संपर्क में है और क्रूज से जितने भी आदमी पकड़े गए थे उन्हें एनसीबी ऑफिस लाया गया है। सारे पंचनामे एनसीबी के ऑफिस में बैठकर बनाए गए हैं। एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है। उसमें क्या क्या बताया गया? नहीं, उसमें किस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीजों का खुलासा होगा। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का परिवार बचाव में सामने आया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक के आरोपों को खारिज किया है। ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। अनाम चिट्ठी का हवाला देते हुए नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े आदतन लोगों को ड्रग्स प्लांट करके केस में फंसा देते हैं। चिट्ठी के पॉइंट 25 में लिखा है कि एनसीबी गोवा में प्रसाद वादके के घर 17 ग्राम एलएसडी सिपाही रेड्डी ने रखकर नकली केस बनाकर जेल भेजा। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। कम से कम जो एजेंसी है उस पे जो सवाल उठ रहे थे, इस जांच से वो साफ होंगे। नवाब मलिक को समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने चुनौती दी और उन्होंने कहा कि सबूत हैं तो सामने लेकर आएं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। आर्यन खान ड्रग्स केस अब नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े के बीच की लड़ाई बन चुका है। पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर समीर वानखेड़े के खिलाफ गवाह प्रभाकर सेल का बयान और अब नवाब मलिक की जारी की गई अनाम चिट्ठी से समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कल एक बार फिर से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से बाहर नहीं निकल पाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई कल थी, जिसको लेकर अब आज उस सुनवाई को कंटिन्यू रखा जाएगा। आज फिर से सुनवाई होगी। आज तक के लिए सुनवाई टल गई थी। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के वकीलों ने जमानत के लिए जोरदार दलीलें रखी हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन पर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया। कोर्ट में क्या दलीलें रखी गई, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी। शाहरुख खान को उम्मीद तो पूरी रही होगी कि कल कोर्ट से बेटे आर्यन खान को राहत मिल जाएगी, लेकिन तमाम वरिष्ठ वकीलों की मौजूदगी के बावजूद ये हो न सका। There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. बॉम्बे हाई कोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की पैरवी की। जमानत की मांग करते हुए मुकुल रोहतगी ने जोरदार दलीलें दी। उन्होंने कहा कि आर्यन खान क्रूज पार्टी में बतौर स्पेशल गेस्ट मौजूद थे, यानी पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं की थी। दूसरी बड़ी दलील यह है कि आर्यन के पास से ड्रग्स की कोई रिकवरी नहीं हुई है और न ही हिरासत में लिए जाने के बाद मेडिकल टेस्ट हुआ है। आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स जरूर मिली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कॉन्शियस पोजीशन है। ये केस
सिर्फ 6 ग्राम का था, मतलब स्मॉल क्वांटिटी का है। क्रूज पार्टी से जुड़ा कोई भी चैट एनसीबी को नहीं मिला है। आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज का दूसरे 20 आरोपियों से कोई संबंध भी नहीं है। इसके साथ ही बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप चैट कई महीने पुराने हैं, जिसका मौजूदा केस से कोई संबंध नहीं है। एनसीबी के पास आर्यन के ड्रग्स रैकेट के आर्थिक लेन देन का भी कोई सबूत नहीं है, यानी बिना सबूत आर्यन खान को जेल में नहीं रखा जा सकता। का फिक्स हियरिंग रखा हुआ है सेकंड हाफ में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी ऑर्डर्स है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो फ्राइडे से पहले आ जाए, ऐसी उम्मीद है हमें पूरी। अम्ब्रेला की जो बिल्कुल ये जो बात की गई है कि सबको एक सेक्शन में इन्वोक करने के लिए सेक्शन 29 इन्वोक किया और सबके ऊपर इन्वोक किया है। इनफैक्ट उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है कौन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप अगर कॉन्स्पिरेसी बोलते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सब इक्वली कनेक्टेड है। यहाँ पे जब कितने लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फिर वो कनेक्टेड कैसे होंगे। उधर एनसीबी ने पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध करने का ऐलान कर दिया था। हाई कोर्ट में एनसीबी ने कहा है, आर्यन के ड्रग्स चैट गंभीर हैं और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन वाले हैं। आरोपी से ड्रग ट्रैफिकिंग पर जानकारी मिल सकती है। चैट में ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने और उसके सेवन की बातें कही गई है। आर्यन के वकीलों ने प्रभाकर सेल के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। हलफनामा दायर करते हुए कहा गया है कि आर्यन खान का प्रभाकर सेल से कोई संबंध नहीं है। उधर मुंबई ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। अब आर्यन का क्या होगा, इस पर एक बार सबकी नजरें फिर टिकी हुई हैं। अरुणिल और शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और आइए अब हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं दरअसल 2 अक्टूबर की ही हैं, जब एनसीबी ने काठेलिया क्रूज पर रेड की थी, छापा मारा था और उसके बाद आर्यन खान को यहां से हिरासत में लिया था। तस्वीरें आपको जो हम दिखाएंगे उसमें आप पाएंगे कि समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी अधिकारी हैं वो कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि समीर वानखेड़े के साथ में केपी गोसावी, मनीष भानुशाली भी तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। यानी कि तस्वीरें साबित करने के लिए काफी होंगी कि गोसावी और भानुशाली क्रूज पर रेड के दौरान समीर वानखेड़े के साथ में मौजूद थे। दो अक्टूबर 2021 ये वही तारीख है जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को काठेलिया क्रूज से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने ड्रग्स लेने और रखने के आरोप में हिरासत में लिया था। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो एनसीबी के समीर वानखेड़े पर सवाल खड़ा करती है। पहली तस्वीर 2 अक्टूबर को क्रूज पर एनसीबी के छापेमारी के दौरान ये तस्वीर ली गई थी। इस तस्वीर में समीर वानखेड़े कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं और उनके ठीक पीछे ब्लैक एंड रेड टी शर्ट पहने जो व्यक्ति खड़ा है उसका नाम है केपी गोसावी, जो आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी का पंच है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि काफ़ी सारे एलिगेशंस अभी आए हैं जो एनसीबी की पूरी केस चल रही है, उसमें किस तरह से जो विटनेस हैं, जो आपके लोग हैं, वो बाहर आके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है और आप कहाँ हैं आजकल? सर, मैं थोड़ी देर में सरेंडर हो रहा हूँ, बिकॉज 6 तारीख तक तो मैं एक्टिव था जी फोन पे जी। अभी मुझे फिर से एक्टिव इसलिए होना पड़ा, 6 तारीख तक काफी मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे और इसके पीछे मैं समीर सर से भी बात करना चाहा, लेकिन वहां से भी मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। और दूसरी बात ऐसी कि मैंने मैं पुलिस को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर जो आयो है उनसे मेरी बात नहीं हो पाई जी। उसके बाद में जो एलिगेशन लगे हैं मेरे पे, फ्रॉड, फरार, ये सारी बातें केस के बाद में हुई। तो सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कोई बात हुई थी क्या सर? एक्सटॉर्शन की कोई बात हुई थी क्या? नहीं, वो कोई बात नहीं है। वो तो मतलब अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है तो पुलिस वाले वो सारा रिकॉर्ड निकालेंगे जी। उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना समीर सर के साथ में मेरा वैसा कुछ बात है, ना किसी का नाम दे रही है जी। तो मुझे ये साइड से थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे कि आपकी वजह से वो पकड़ा गया, आपके सेल्फी की वजह से वो पकड़ा गया है जी। तो उसके बारे में मेरे पास में काफी डिटेल्स है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ग्रे शर्ट और जीन्स में सबसे आगे खड़ा व्यक्ति समीर वानखेड़े है। कई सारे लोग समीर वानखेड़े के पीछे देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर में आप केपी गोसावी को पहचान सकते हैं। एक और व्यक्ति है जिसने मरून रंग की शर्ट पहन रखी है, उसका नाम है मनीष भानुशाली।
मनीष भानुशाली भी आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के समीर वानखेड़े का पंच है। मनीष भानुशाली से टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की। आपके अगेंस्ट भी एक केस रजिस्टर हुआ है, तो अभी गोसावी बोल रहे हैं कि वो सरेंडर करेंगे, आप भी सरेंडर करने वाले हो? मेरे तो केस रजिस्टर हुआ है। प्रभाकर सेल ने जो कंप्लेन रजिस्टर किया है सहार पुलिस स्टेशन में, उसमें आपका भी नाम है। मेरा क्या नाम है? कंप्लेन में आपका नाम है। मुझे नहीं पता। गोसावी कहाँ पे ये आपको पता है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है भाई साहब। जानकारी नहीं है। अच्छा, आपके साथ मुंबई पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस से किसी ने बात की है ये पूरे केस के बारे में? नहीं, किसी ने नहीं की है। ये दोनों वो लोग हैं जिन पर आपराधिक केस चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीबी के इतने बड़े अधिकारी समीर वानखेड़े के साथ क्रूज रेड पर ये दोनों क्या कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हैं जिनमें समीर वानखेड़े के साथ केपी गोसावी और मनीष भानुशाली देखे जा सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में मनीष भानुशाली ने कहा कि वो केपी गोसावी को पहले से नहीं जानता था और 18 करोड़ की डील के बारे में उसे कुछ पता नहीं। प्रभाकर सेल ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, एक्सटॉर्शन के एलिगेशन लगाए हैं, 18 करोड़ लेने की बात हुई थी, वो उसको आप कैसा देखते हो? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए हमें मनीष जी कि गोसावी और आप गुजरात में क्या कर रहे थे साथ में? कितने टाइम से आप गोसावी को जानते थे? मैं गोसावी को उससे 4-5 दिन पहले जानता था। वो भी अपने कुछ काम के लिए वहाँ पे आए थे और मैं तो पहले से था वहाँ पे, और मेरे किसी मित्र के पास में गया था कुछ काम से, तो वो भी वहाँ आए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई उससे। आप दोनों की मुलाकात, तो फिर ऐसा कैसा हो गया कि आप दोनों वहाँ पे मिले और साथ में ही मुंबई क्यों आए आप दोनों? किसने भेजा आपको? वो हमारे एक मित्र हैं, जो उसको जाके मैंने बताया कि मेरे पास ऐसा इंफॉर्मेशन आया है, तो उन्होंने बोला कि आप गोसावी के पास जाओ मुंबई, और मैंने वो अधिकारी से बात कर लेता हूँ किसी के थ्रू, और आप वहाँ आपके पास जो भी जानकारी है वहाँ साझा करिए। तस्वीरों के आने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें आर्यन खान के साथ क्रूज पर केपी गोसावी सेल्फी लेता हुआ दिखाई दिया। निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम को लेकर जो बवाल शुरू हुआ है वो नए आयाम पर पहुंच गया है। अब इसमें नेताओं की एंट्री हो चुकी है और आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज में नेता, सांसद, मंत्री आते हैं, जब भी किसी चीज में सियासत की एंट्री होती है तो विवाद को एक नया मोड़ जरूर दे दिया जाता है। अब आश्रम सीरीज के साथ भी ऐसा ही हुआ। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ऐलान किया, उसके मुताबिक अब फिल्म और वेब सीरीज कैसी बनेगी इसका फैसला सांसद और मंत्री जी करेंगे। आप लोगों को कुछ और समझ में नहीं आता, क्यों ऐसे नाम रखते हैं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी व्यवस्थाओं को ठेस पहुंचे। ये फिल्म बनाने वालों की किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मदरसों पर बना सके, मस्जिदों पर बना सके, कुरान पर बना सके, चर्च पर बना सके, बाइबल पर बना सके, किसी की हिम्मत नहीं है। अब हमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, भारत भक्ति अखाड़ा ये डिपार्टमेंट बनाएगा। कोई भी पिक्चर रिलीज होने के पहले वहां देखी जाएगी, उनको वो एक पूरा कानूनी विधानमंडल बिठाया जाएगा और वो पहले देखेगा, और अगर वो उचित है उसकी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, पहले ही पिक्चर बनने ही नहीं देंगे अगर ऐसा है, और नहीं तो सेंसर बोर्ड में ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ऐलान है। वही प्रज्ञा ठाकुर जो न सिर्फ भोपाल की सांसद हैं बल्कि भारत भक्ति अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं। प्रज्ञा ठाकुर पहले स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले देखेंगी और सेंसर बोर्ड की तरह सीन्स पर कैंची चलाएंगी। जब ये स्क्रिप्ट और सीन को ओके करेंगी तभी किसी फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग हो सकेगी। ठीक ऐसा ही फरमान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का भी है। आश्रम नाम क्यों? और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा। फिर ऐसा काम न करो जिससे दिक्कत हो। हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो?
और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावना को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सांसद की ये चेतावनी तब आई है जब प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर विवाद हो रहा है। 24 अक्टूबर को जब भोपाल के जेल में सीरीज की शूटिंग हो रही थी तब बजरंग दल के लोगों ने शूटिंग कर रही टीम पर हमला कर दिया। जमकर मारपीट, तोड़फोड़, गुंडागर्दी और उत्पात हुआ था। आश्रम वेब सीरीज पर हिंदू धर्म और आश्रम व्यवस्था की गलत छवि पेश करने का इल्जाम लग रहा है। इसके नाम पर विरोध हो रहा है, उसे बदलने की मांग की जा रही है। लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और नरोत्तम मिश्रा ने इस बवाल को नया रुख दे दिया है। किसी मूवी या वेब सीरीज से कोई आपत्ति है तो इसके लिए सेंसर बोर्ड है, कोर्ट है, कानून है। क्या सही है, क्या गलत है, ये तय करना संस्थाओं का काम है। लेकिन अफसोस नरोत्तम मिश्रा और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस बात का एहसास नहीं है। ये वही लोग हैं जो कानून बनाते हैं ताकि देश और समाज कानून के हिसाब से चले, पर ये खुद कायदे कानून और सिस्टम का कितना ख्याल रखते हैं ये बताने और जताने की जरूरत नहीं है। इनके बयान और ऐलान इस बाबत खुद गवाही दे रहे हैं। गोविंद गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ, नव भारत। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी दलों का अयोध्या दर्शन जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 2 दिन के अयोध्या दौरे पर थे। केजरीवाल ने सरयू आरती के साथ साथ हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन किए और यूपी में सरकार बनने पर सभी को फ्री में अयोध्या दर्शन का ऑफर भी दे दिया। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों में निशाना भी साध दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजरीवाल से कोरोना काल में एक छोटा सा राज्य तो नहीं संभाला गया और अब चुनावी मौसम में उन्हें राम की याद आई है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ इस अंदाज में नजर आए, कंधे पर रामनामी गमछा और गले में फूलों की माला। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो दोनों हाथ जोड़कर देश के भले की बात कही। हनुमान जी के दर्शन किए और अभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी खत्म हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, साथ ही हनुमानगढ़ी जाकर भी पूजा अर्चना की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने चुनावी दांव भी खेला। केजरीवाल ने कहा कि यूपी में सरकार बनने पर अयोध्या में राम जी के दर्शन कराने के लिए सबकी मुफ्त में व्यवस्था करेंगे, जैसे हमने दिल्ली में की है। दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। उसमें वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम जी, द्वारका जी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना, रहना, खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है, जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना
अयोध्या के लिए भी मंजूर हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में सियासी दांव खेला तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें नहीं बख्शा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आप सरकार ने यूपी और बिहार के श्रमिकों को दिल्ली से भगाने का काम किया। कोरोना काल में दिल्ली संभाल नहीं पाए, अब जब चुनाव पास आ रहे हैं तो इन्हें यूपी की याद आ रही है। और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। मुख्यमंत्री ने इशारों ही इशारों में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनसे छोटी सी दिल्ली नहीं संभली, यूपी बिहार के लोगों को कोरोना संकट में भगाया, आज चुनाव के समय में भगवान राम को याद कर रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला, क्या उनकी जिम्मेदारी प्रदेश के प्रति नहीं थी? एक दिल्ली वाले हैं जो आज कह रहे हैं कि आज ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे। जब मौका मिला तो यूपी बिहार वालों को दिल्ली से भगा दिया, और आज जब लग रहा है कि प्रभु श्री राम के बिना नैया पार नहीं लगेगी तो मत्था टेकने यूपी आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और न्यूज़ उदय में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की हर खबर टाइम्स नवभारत पर जारी है।